में जो नाव चला रहा है या जो चंदन लगा रहा है या जो मुरमुरे बेच रहा है या जो प्लास्टिक की केन बेच रहा है, आर्थिक मोक्ष तो मिल ही रहा है। जो चंदन लगा रहा है ना आशीष भाई, वो 2000 रुपया कमा रहा है दिन में न्यूनतम। जो मोटरसाइकिल से लोगों को ले जा रहे हैं नौजवान, वो 200 रुपया सवारी लेके क्या शाम तक वो भी 5-7-10 हजार रुपया डाल रहे हैं। 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई तो पूरा देश तो एक रंग में रंग गया ना। ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। जब भी कोई ऐसी इस बात को दोहराता मैं उसके सामने वो तर्क रखता हूँ, आपके सामने भी रखूंगा। लेकिन फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हार गया था, जब वोट करने जाएगी तो उसके जहन में महाकुंभ की छाप भी होगी। ना सही से कर ली तो सफलता मिल सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। 27 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री सपा के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी के बीच में। दोस्तों हाल ही में यूपी में चुनाव हुआ था, उसी को लेकर डिबेट चल रही, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा प्रवक्ता से सवाल किया कि आखिर क्या वजह रही जो 10 में से सपा 8 सीट हार गया। तो सपा प्रवक्ता सवालों को घुमाने लगा और बोलने लगा कि जिसकी सत्ता रहती है वही उपचुनाव जीत पाते हैं। उसके बाद अग्निहोत्री जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई कि उसे देख के आपको आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए मैंने आज ये कहा कि इनकी इबारत 27 के चुनाव को प्रभावित करेगी। इसमें ठेठ पश्चिम भी है, कुंदरकी और मीरापुर। इसमें मध्य भी है, कानपुर, शीशामऊ। इसमें अवध भी है, मिल्कीपुर। और इसमें ठेठ पूरब भी था, कटहरी। उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं का परिणाम था, इसलिए यह परिणाम बड़ा है। जहां तक कुंभ की बात है, मैंने आशीष जी जब नहीं जुड़े थे तब कहा था कि कुंभ के निरंतरता में रहते हुए, कुंभ के प्रवाहमान रहते हुए 2 उपचुनाव हुए, एक मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन और एक दिल्ली का इलेक्शन। दोनों के परिणाम सामने कि कुंभ को जनता ने कैसे लिया, किस दृष्टि से लिया। मैं एक और बात कहता हूं, रोजगार की बात आशीष चतुर्वेदी ने उठाई। कुंभ में जो नाव चला रहा है या जो चंदन लगा रहा है या जो मुरमुरे बेच रहा है या जो प्लास्टिक की केन बेच रहा है, कुंभ उसका भी जीवन बदल रहा है। क्या आर्थिक मोक्ष तो मिल ही रहा है, आध्यात्मिक मोक्ष परमात्मा की कृपा, लेकिन आर्थिक मोक्ष मिल रहा है। जो चंदन लगा रहा है ना आशीष भाई, वो 2000 रुपया कमा रहा है दिन में न्यूनतम। जो चाय बेच रहा है वो 5000, 7000, 8000, 10,000 रुपया दिन भर कमा रहा है। जो चाय बेच रहा है सिर्फ। जो मोटरसाइकिल से लोगों को ले जा रहे हैं नौजवान, वो 200 रुपया सवारी लेके क्या शाम तक वो भी 5-7-10 हजार रुपया डाल रहे हैं जेब में। क्या नाव वाला निषाद समाज के बच्चे जो नाव चला रहे हैं, वो भी आर्थिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं इस महाकुंभ में। जितनी नाव हैं, मेरे ख्याल से 5000 नाव हैं शायद वहां इस वक्त, वो कम पड़ रही हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये जो एक भ्रम था जातियों का, वो भी धुल गया। और वहां तो 80-20 वालों ने भी डुबकी लगा दी आस्था की। तो अब तो स्थिति ये है कि ये दिखाई पड़ रहा है कि कुंभ ने जब 45 से 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई तो पूरा देश तो एक रंग में रंग गया ना। तो अब तो 80-20 भी लाना इनके लिए बहुत कठिन होगा। अब तो 100% स्वीप करने की ओर है। आपने दिल्ली में देखा ना क्या नतीजा हुआ। जो कहा करते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम हैं दिल्ली के मालिक, उनको जनता ने उनकी हैसियत दिखा दी। उनकी खुद की सीट नहीं बचा पाए, वो अपने पूरे टॉप मैनेजमेंट की सीट नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है। जो इन लोगों ने कुकर्म किए हैं, वो कुकर्मों का जवाब देने के लिए 2027 में जो इन्होंने सनातन का अपमान करने का काम किया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश जनता तैयार है इनको जवाब देने को। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का इंडिकेटर माने, संकेतक माने, मान सकते हैं आशीष जी? अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं और हम 10 सीटों से 400 सीटों का आकलन करें, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। अच्छा, ये बात मैं तब भी कहता अगर 10 की 10 सीटें हम जीत गए होते, क्योंकि अगर आप उसी से कुछ महीने पहले का चुनाव का नतीजा देखें
तो जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमें एक अच्छी बढ़त मिली थी। अगर हम उसको पैमाना बना सकते हैं, नहीं हम उसको पैमाना नहीं बना सकते आगे के लिए। उसी तरीके से जो 10 सीटों पे उपचुनाव होता है, हम उसको भी पैमाना नहीं बना सकते, क्योंकि अभी भी 2 साल का वक्त जो है अभी शेष है। उसमें परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का मन बदलने में 2 महीने नहीं लगते हैं, यहाँ तो अभी भी 2 साल पड़े हुए हैं। और एक धारणा ये भी होती है कि उपचुनाव अक्सर जो होता है, सत्ता पक्ष होता है उसी के ओर जाता है। जब हमारी सरकार थी और उपचुनाव हुए थे तो अक्सर उपचुनाव में ज्यादातर सीटें हम ही लोग जीतते थे, लेकिन उसके बाद फिर जब हम मेन चुनाव में गए तो सरकार बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता के भाव को समझना केवल उपचुनाव के माध्यम से मैं नहीं समझता हूँ वो राजनीतिक तौर पे बहुत एक मैच्योर्ड फैसला होगा। कौन है ये लोग? ये धारणा बार बार आती है, इसको कोट किया जाता है कि उपचुनाव रूलिंग पार्टी के होते, और मैं जब भी कोई ऐसी इस बात को दोहराता मैं उसके सामने वो तर्क रखता हूं, आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन फिर भी ये मैं जानता हूं ये नैरेटिव तो चलेगा। भाजपा की सरकार दिल्ली में भी थी, लखनऊ में भी थी, फूलपुर और गोरखपुर दोनों हारे कि नहीं हारे? बाई इलेक्शन था। उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन हार गया था, आपको बता दें। सिटिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हार गया था, गूगल करेगा तो मिल जाएगा। तब करहल और शीशामऊ आप जीते कि नहीं जीते? इसलिए ये तर्क चलता नहीं है। हर चुनाव कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता है। तो फिर चुनाव हो ही क्यों? अगर उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हो तो काहे को फिर चुनाव करवाया जाएगा? तो एक ही दो चावल लेके ऐसे करके देखते हैं, पूरी देगची तो नहीं पलट देते। रेफरेंडम होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। सर्वे होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। कोई 150 करोड़ लोगों से वोट डलवाएगा सर्वे में? नहीं ना। फिर भी दिल्ली के जो सर्वे हुए, जो एग्जिट पोल आए, उन्हीं के आसपास के परिणाम आया। इसलिए मेरा मानना है कि जनता बोलती है, हर चुनाव में जनता बोलती है। उसको सुने नहीं सुने वो हमारे ऊपर है। एक प्रश्न और था जो आपकी अनुपस्थिति में जिस पर चर्चा हो रही थी, आशीष जी, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में महाकुंभ भी एक बड़ा कारण होगा डिसाइसिव मैंडेट का? जनता जब वोट करने जाएगी तो उसके जहन में महाकुंभ की छाप भी होगी। आशीष जी, क्या आपको ऐसा लगता है? अमिताभ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाकुंभ का कोई ऐसा जो वोटिंग पैटर्न है उस पर कोई असर होगा, क्योंकि महाकुंभ देखिए एक धार्मिक आयोजन है जिसकी भी सरकार रही उसने उसको आयोजित किया। उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हमेशा रह जाएंगी। कुछ घटनाएं घटी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो मुझे नहीं लगता कि न उसका विपक्ष को कोई फायदा होगा और न सत्ता पक्ष को उसका कोई लाभ होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद चुनाव होते हैं तो उसका कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाता, क्योंकि वो उसके टाइम बहुत नजदीक हुआ था। तो अभी तो फिर भी 2 साल का वक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि धार्मिक आयोजन का असर उस पे होगा, बल्कि जनता इन चीजों पे देखेगी कि जो बातें कही गई वो पूरी हुई या नहीं हुई। जो भी एक मूलभूत मुद्दे हुआ करते हैं एक आम परिवार के, एक आम नागरिक के, मुझे लगता है आकलन कहीं ना कहीं उसी पे होगा। हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण थोड़ा सा महत्वपूर्ण पिछले कुछ वर्षों में जरूर हो गया है, तो अगर उसके विपक्ष ने अपनी व्यू रचना सही से कर ली तो सफलता मिल सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। 27 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा उत्तर प्रदेश का? आपकी समझ आज क्या कह रही है मनीष अग्रवाल? को लॉ एंड ऑर्डर में आराम मिल रहा है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जो कि आजकल यूपी की यूएसपी है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के उदाहरण जो है देश विदेश में दिए जाते हैं। जिस तरीके से विदेशों से आज निवेश आ रहा है, ठीक है मनीष जी, मेरी इसमें थोड़ी सी नाइत्तफाकी रहती है। जब मैं इस पर बात कहूंगा तो अपनी बात कहूंगा तो इस बात को रखूंगा कि मुद्दे क्या होता है। रोहित अग्रवाल, आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में 27 का सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा? हालांकि 27 अभी दूर है, लेकिन चुनाव के परिणामों से बदले संदर्भ पर चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक है प्रश्न। देखिए अमिताभ जी, जनता को बेसिक चीजें चाहिए।
जो कि होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, चिकित्सा, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप अगर चिकित्सा की बात करिए तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिस तरीके से आज लोगों को इलाज मिल रहा है, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है। अपराध की हम बात करें तो अपराधी थर-थर कांप रहा है और जिसका मजाक बनाता है विपक्ष। अपराधी कांपता है और विपक्ष मजाक बनाता है उसका। अगर विपक्ष उसकी कहता है कि साहब अपराधी ने तो पट्टी लगा ली है कि साहब हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, तो आज अगर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो जनता इसको देख रही है, तो ये एक अहम मुद्दा होने वाला है। और रोटी की अगर हम बात करें तो 5 किलो राशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम किया है। इसका भी मजाक विपक्ष बनाता है कि 80 करोड़ लोगों को साहब राशन दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के 80 करोड़ लोग भूखे रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये डिबेट यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।